नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटी वर्ड 360 चैनल में। आज हम भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी है जो व्यापार करने के लिए आई और 1773 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पास किया, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया और मुंबई व मद्रास का जो गवर्नर था उसको भी उनके अधीन कर दिया गया। इस तरह आज हम भारतीय संविधान का जो विकास कैसे हुआ उसके बारे में अध्ययन करेंगे। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत में एक संविधान की आवश्यकता हुई। इसी को अमल में लाने के लिए 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, जिनकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। इस तरह भारतीय संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई हैं। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में व्यापार करने के लिए आई और महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की। कंपनी का शासन है वो 1773 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक रहा। ब्रिटिश सरकार ने 1773 ईस्वी में कंपनी के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। इस अधिनियम का भारतीय संविधान में अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित व नियमित करने के लिए सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम है। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। इसके द्वारा मद्रास व मुंबई के गवर्नर को भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया और इसी अधिनियम के तहत कोलकाता में 1774 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें 3 न्यायाधीशों के साथ एक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया और कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें संशोधन 1781 में किया गया, जिसको बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है। इसके तहत गवर्नर जनरल व काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। यानी सर्वोच्च न्यायालय है वो गवर्नर जनरल और काउंसिल के किसी भी निर्णय के विरुद्ध सुनवाई नहीं करेगा और राजस्व संबंधी मामले भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिए गए और यह भी व्यवस्था कर दी गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल के यहाँ की जाएगी, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इस एक्ट के तहत कंपनी के जो राजस्व और प्रशासनिक कार्य थे, वाणिज्यिक कार्य थे, राजनीतिक कार्य थे, उनको अलग अलग कर दिया गया और नियंत्रक बोर्ड को भी यह शक्ति दी गई कि भारत में सभी नागरिकों के सैन्य, सरकार व राजस्व संबंधी गतिविधियों का अधीक्षण व नियंत्रित करे। 1786 के अधिनियम के तहत 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। उन्होंने गवर्नर जनरल बनते समय 2 शर्तें रखी कि वह काउंसिल के निर्णय को मानने या नहीं मानने का अधिकार होगा और उसे सेनापति अथवा कमांडर एंड चीफ बनाया जाए। इन दोनों शर्तों को 1786 ईस्वी में जोड़ा गया। 1793 का चार्टर कानून के तहत जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए जोड़ा गया था उसे सभी गवर्नर जनरलों के लिए विस्तारित कर दिया गया और भारत में व्यापार का एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और कंपनी के जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य और उनके कर्मचारी थे उन सभी का भुगतान भारतीय राजस्व से किया जाने लगा। चार्टर कानून 1813 ईस्वी के तहत भारत में कंपनी का जो व्यापार था उस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए भारतीय व्यापार को खोल दिया गया।
हालांकि चाय और चीन के साथ जो व्यापार था वो उस पर कंपनी का एकाधिकार रखा गया। इसी के साथ जो ब्रिटिश ईसाई थे उन्होंने भारत में आकर धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई और शिक्षा के प्रचार प्रसार की भी व्यवस्था की गई। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। इस अधिनियम के तहत मद्रास व मुंबई के गवर्नरों को विधायी शक्ति से वंचित कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में जो सभी गतिविधियां थी, जो चाय और चीन के साथ व्यापार था, वो भी समाप्त कर दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रशासनिक निकाय बनकर रह गई। 1833 ईस्वी में सिविल सेवकों के लिए चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने का प्रयास किया गया, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण ऐसा नहीं किया गया। 1853 का चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल परिषद की विधायी व प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया और सिविल सेवकों की भर्ती प्रतियोगिता के माध्यम से कराने के लिए सभी भारतीयों के लिए खोल दी गई। 1854 में मेघालय समिति का गठन किया गया और प्रथम बार भारतीयों को केंद्रीय विधान परिषद में प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, मुंबई व आगरा की स्थानीय जो सरकार है वहाँ से प्रारंभ कर दिया गया। 1857 की क्रांति के बाद भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटेन का शासन प्रारंभ हो गया। ताज का शासन प्रारंभ हो गया। 1858 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम। 1857 की क्रांति के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और अब भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया और भारत में जो गवर्नर जनरल था उसका पद नाम बदलकर वाइसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वाइसराय बनाया गया। इस अधिनियम ने नियंत्रक बोर्ड या निर्देशक कोर्ट समाप्त कर भारत में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और एक नया राज्य सचिव भारत के लिए सर्जन किया गया, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों का एक परिषद का गठन किया गया और उसका अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। 1861 का भारत परिषद अधिनियम के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो वाइसराय को दे दी गई और इसके तहत गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों को शामिल किया गया, जिसमें बनारस के राजा, पटियाला के राजा व सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत व पंजाब में 1862, 66 व 97 में विधान परिषद का गठन किया गया और इसी अधिनियम के तहत वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिलिंग की अनुमति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। इसकी अवधि 6 माह थी। जैसे अभी हमारे राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी कर सकता है 6 माह के लिए, वैसे ही 1861 के भारत शासन अधिनियम में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी। 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के तहत गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और विधान परिषद के कार्यों में और बजट में बहस करने व कार्यपालिका से प्रश्न उत्तर करने के लिए अधिकृत किया गया। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इसे पार्लियामेंटो सुधार भी कहा जाता है। इसमें केंद्रीय परिषद के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई और पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यकारी परिषद का सदस्य बनाया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारी परिषद का प्रथम भारतीय सदस्य बनाया गया। इन्हें विधि सदस्य बनाया गया और इसी अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली का जनक कहा जाता है। इस अधिनियम में प्रेसिडेंट, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि हमारा उद्देश्य भारत को क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। भारत शासन अधिनियम 1919 के समय भारत सचिव मोंटेस्क्यू थे और चेम्सफोर्ड यहाँ के वाइसराय थे। इसी अधिनियम में प्रांतीय विषयों को 2 भागों में
विभक्त कर दिया गया, हस्तांतरित और आरक्षित। इस अधिनियम के तहत देश में द्विसदनीय व्यवस्था व प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। इस अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 का भारतीय होना आवश्यक है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को बढ़ावा देकर सिख, भारतीय, ईसाई, आंग्ल भारतीयों एवं यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इसी अधिनियम के तहत लंदन में भारत में उच्चायुक्त का कार्यालय खोला गया। इस कानून के तहत संपत्ति कर, शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रारंभ कर दिया गया और इसी के तहत एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ली समिति की सिफारिश पर 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। पहली बार केंद्रीय बजट से राज्यों का बजट अलग कर दिया गया और इस अधिनियम की जांच के लिए 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग का गठन का प्रारंभ किया गया, जिसको साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश सदस्य थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की। साइमन आयोग ने द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार व ब्रिटिश भारत में संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को जारी रखने की सिफारिश की। भारत शासन अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का अधिकांश भाग है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। यह अधिनियम भारत में पूर्ण रूप से उत्तरदायी सरकार के गठन को लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ, जिसमें 321 धाराएं व 10 अनुसूचियां हैं। इस अधिनियम के तहत एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना, जिसमें राज्य व रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। इस अधिनियम के तहत केंद्र व राज्य इकाइयों के बीच 3 सूचियां, संघीय सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय व समवर्ती सूची में 36 विषय के आधार पर बंटवारा किया गया और अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और प्रांतों को स्वायत्तता दी गई और केंद्र में है वो द्वैध शासन प्रणाली शुरू कर दी गई। इसी अधिनियम के तहत 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनात्मक व्यवस्था है वो प्रारंभ कर दी गई। इस अधिनियम के तहत मताधिकार का विस्तार किया गया और लगभग 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार मिला। इसी अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक की स्थापना की गई और 1937 में संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 20 फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा और सत्ता है वो भारतीयों के हाथों में आ जाएगी। इस पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया और भारत के विभाजन की बात की। तब ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1947 को यह स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो उसे स्वीकार नहीं करेगा। उसी दिन 3 जून को 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहते हैं। भारत में ब्रिटिश राज समाप्त 15 अगस्त 1947 को हो गया और भारत एक संप्रभु राष्ट्र बन गया। इसी के तहत वायसराय का पद भी समाप्त कर दिया गया और शाही उपाधि से भारत का सम्राट जो शब्द है वो हटा दिया गया। इसी अधिनियम के तहत नए संविधान बनने तक भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत सरकार चलाने की व्यवस्था की। इस प्रकार 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारत की डोमिनियन संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा लाए गए प्रस्तावों के आधार पर नवंबर 1946 में संविधान सभा का क्या हुआ गठन हुआ गया, जिसके में संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। इनमें 296 सीट ब्रिटिश
ब्रिटिश भारत व 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की गई। हर प्रांत में देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई व आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। इसके अलावा सदस्यों का चुनाव या प्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया। संविधान सभा का चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुआ, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208, मुस्लिम लीग ने 73 व स्वतंत्र सदस्यों ने 15 सीटों पर विजय प्राप्त की। इस तरह भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए। यहाँ यह तथ्य उल्लेखित करना प्रासंगिक होगा कि भारतीय संविधान की जो मूल प्रति है उस पर राजस्थान की तरफ से पहला हस्ताक्षर बलवंत सिंह मेहता ने किया और जो प्रति है उस पर पहला हस्ताक्षर दलेल सिंह ने किया। इस तरह भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।